बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आती है कि सर हमें बिजनेस स्टडीज पढ़ना है, आप चाहे क्लास 11th में हो या क्लास 12th में। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे आरकेजी कैंपस में कई सालों से ऑफलाइन क्लासेस पढ़ा रहे हैं अंकुर अग्रवाल सर। तो अंकुर अग्रवाल सर का एक चैनल है यूट्यूब पर बिजनेस गुरु के नाम से। तो कोई भी बच्चा जो अभी क्लास 11th में हो या क्लास 12th में हो, सबसे पहले जाओ और अंकुर सर का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। वहां पे आपको बिजनेस की एक से एक वीडियोस मिलेंगी और आपका पूरा कोर्स वहां पर आसानी से खत्म किया जाएगा। दूसरी चीज, जो भी बच्चा हमारे आरकेजी इंस्टीट्यूट के ऐप के थ्रू अंकुर सर के साथ पढ़ना चाहता है, उनके साथ लाइव सेशंस लेने चाहता है, तो हमने इस साल बिजनेस स्टडीज का क्लास 12th का कोर्स भी लॉन्च करा है, जिसमें आपको अंकुर सर पूरा कोर्स कवर करवाएंगे, जिसके अंदर आपको बुकलेट्स दी जाएंगी जो केस स्टडीज सारी कवर करेंगी, जिसमें पिछले 10 साल के सारे पेपर सॉल्व होंगे और क्वेश्चन बैंक अलग से। तो आप इस लेक्चर को पहले एंजॉय करें। जो भी क्लास 12th के बच्चे देख रहे हैं, एक लेक्चर है छोटा सा अंकुर सर ने, आप इस लेक्चर को देखें। अगर आपको लगता है कि ये लेक्चर पसंद आया तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी सारी डिटेल्स दे रखी हैं, आप सीधा जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। और हाँ, सबसे पहले आरकेजी इंस्टीट्यूट के ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर आपको इस तरह के बहुत सारे और भी लेक्चर्स फ्री में देखने को मिलेंगे। ऑल द बेस्ट। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप? सब अच्छे हैं? आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और आज मैं लेके आया हूँ तुम्हारे लिए अगला बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो हमें किस तरफ ले जाएगा? 100 में से 100 की तरफ। तो बच्चों तैयार हो जाओ कि हमें इस साल कुछ भी करके, कैसे भी करके, पूरी जान लगा के एग्ज़ाम में 100 में से 100 आने हैं। जो इतिहास किसी ने नहीं रचा वो हम रचेंगे, है ना? और इतिहास में अपना नाम दर्ज कराएंगे इसी उम्मीद के साथ। ठीक है, मैं आपका अगला लेक्चर शुरू करता हूँ। तो पिछले लेक्चर में जो आपने बहुत ध्यान से देखा था, राइट, उसमें आपने क्या मज़े की बात सीखी? उसमें सर हमने बहुत ही मज़े की बात सीखी, और वो ये कि मेरे दिल की इबादत एक चेहरा, बोलो, पाया गम बहुत गहरा। सर याद हो गया था बिल्कुल, ठीक है? या फिर आई लव मैकडी पे एग बर्गर, ठीक है सर, ये हमने बिल्कुल बढ़िया तरीके से सीख लिया था। और इसके मैंने आपको, ठीक है, जो कोई नहीं देगा वो मैं आपको दूंगा एमसीक्यू और कार्टून प्रेजेंटेशन। तो बच्चों अब शुरू करते हैं आज का बहुत ही मज़ेदार टॉपिक, जिसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, क्या नाम है? इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, राइट। जैसे गाना है ना, कैसे हुआ, कैसे हुआ तू इतना ज़रूरी, कैसे हुआ। अब ये गाना क्यों सुनाया? ठीक है, ये गाना क्यों सुनाया ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये गाना इसलिए सुनाया, जो एक वर्ड है ना, ज़रूरी, राइट। तो इम्पोर्टेंस का मतलब ही ये होता है। तो इम्पोर्टेंस का मतलब क्या हुआ कि वो मेरे लिए ज़रूरी क्यों है। तो इतना ज़रूरी कैसे हुआ, है ना, वो ज़रूरी क्यों है मेरे लिए। कबीर सिंह ने कहा, सर क्या कह दिया आज कबीर सिंह ने? कबीर सिंह ने कहा, दर्द जिगर, दर्द ए जिगर, जिगर में जे से नहीं लिख रहा, जी से लिख रहा हूं, सांसें हथेली पर। सर वाह क्या शायरी है, दर्द जिगर। जैसे गाना ना, दर्द दिल, दर्द जिगर किसने जगाया आपने। तो दर्द जिगर, सांसें हथेली पर। सर ये खाना कोड बन गया। हाँ, ये है इम्पोर्टेंस। तो कबीर सिंह ने ही हमें इम्पोर्टेंस बताई कि कोई इंसान ज़रूरी होता है, इसलिए वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो उन्होंने यही गाने की जगह एक शायरी बोली, दर्द जिगर सांसें हथेली पर। अब ये देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके इसको समझेंगे बहुत ही आसानी से। ठीक है, डी से क्या बनेगा? डी से बनेगा डायनामिक। यानी कि मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि मैनेजमेंट हमारी कंपनी को डायनामिक बनाता है, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। ई से क्या बनेगा? एफिशिएंसी। मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है, इसलिए इम्पोर्टेंट है और इसलिए ज़रूरी है कि वो हमारी कंपनी को एफिशिएंट बनाता है, एफिशिएंसी इंक्रीज करता है। जी से क्या बनेगा? गोल या ग्रुप गोल। मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें वो सिखाता है कि ग्रुप के गोल, यानी कि मेरे और मेरी टीम के और मेरी कंपनी के गोल कैसे अचीव होंगे। सा से क्या, एस से क्या बनेगा? सोसाइटी डेवलपमेंट। मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस, यानी मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो ये सिखाता है कि अपना ही नहीं,
सोसाइटी यानी कि देश का भी भला करना है। हथेली के एच से क्या बनेगा? हारमनी। हारमनी का मतलब होता है मिल के काम करना, तालमेल से काम करना, है ना, मिलजुल के काम करना, राइट। और पी से, आखिरी पी से क्या होगा? पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट हमें ये सिखाता है, और मैनेजमेंट की ज़रूरत इसलिए ताकि वो हमें ये बता सके तुम्हारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी कैसे अचीव होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान से बच्चों से नोट कर लें और याद रखें कबीर सिंह ने जो बताया कि जरूरी है, तो क्यों जरूरी है? दिल दर्द जिगर सांसें हथेली पर। अब एक एक करके ध्यान से देखेंगे इंपॉर्टेंस के बारे में। तो अब अगला पॉइंट आता है दोस्तों, इंक्रीज एफिशिएंसी, राइट। एफिशिएंसी पे तो जो तुमने लेक्चर देखा, पूरा लेक्चर ही एफिशिएंसी के ऊपर है। एफिशिएंसी यानी कॉस्ट, और उसका दूसरा नाम जो भी हमने एमसीक्यू में भी देखा कि एफिशिएंसी क्या दिखाता है? एफिशिएंसी दिखाता है कंपनी में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कि रिसोर्सेज का क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है, जो रेड पेन से लिखा है। तो दोस्तों अब दिखाता हूं मैं आपको एफिशिएंसी का, है ना, एफिशिएंसी का लाइव एग्जांपल, राइट। कोई नहीं बताएगा तुम्हें ये एग्जांपल एफिशिएंसी का, मैं बताऊंगा, और इसे एग्जाम में जरूर लिख के आना है कि एफिशिएंसी किसे कहते हैं, राइट। जो आपके नोट्स में लिखी है ना, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी किसे कहते हैं ये अब देखना ध्यान से, तो आपको समझ में आएगा। आपको अहमदाबाद में अगर 1 किलोमीटर ऑटो रिक्शा में जाना है तो करीब 10 रुपया खर्चा होता है। 1 किलोमीटर ऑटो रिक्शा में जाना है तो 10 रुपया खर्चा लगता है। भारत की टैलेंट की कमाल देखिए, 650 मिलियन किलोमीटर, 65 करोड़ किलोमीटर मार्स की यात्रा की हमने। और सारा इंडिजीनियस छोटे छोटे कारखानों में पुर्जे बने थे, उसको इकट्ठा कर करके मार्स का प्रयोग किया गया। अहमदाबाद में 1 किलोमीटर ऑटो रिक्शा में जाना है तो 10 रुपया लगता है, हमें मार्स पर पहुंचने में सिर्फ 7 रुपया लगा 1 किलोमीटर। ₹7 में 1 किलोमीटर, ये हमारी टैलेंट नहीं है तो क्या है? समझे? आया ना जोश अंदर? तो ये है कमाल की बात, राइट। ये है कमाल की बात, जितनी बार सुनी जाए ना उतनी बार मन को तसल्ली मिलती है। इसी को एफिशिएंसी बोलते हैं, इसी को एफिशिएंसी बोलते हैं। एक बार फिर सुनते हैं। अहमदाबाद में 1 किलोमीटर ऑटो रिक्शा में जाना है तो 10 रुपया लगता है, हमें मार्स पर पहुंचने में सिर्फ 7 रुपया लगा 1 किलोमीटर। समझ गए? तो बच्चों यही होती है क्या? एफिशिएंसी। समझ में आया दोस्तों? इसे ही बोलते हैं हम एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी को मैं बार बार ये तो बताता हूं, तो मैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज को इतना अच्छे से यूटिलाइज किया है कि मिनिमम कॉस्ट में ज्यादा आउटपुट। ठीक है, यानी कि सारे के सारे प्रोडक्ट, यानी अगर इसके ऊपर एक पिक्चर बनी थी मिशन मंगल, देखा तुमने? वो जरूर देख लेना तो समझ आ जाएगी बात। इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेट सिर्फ 800 करोड़ रुपए अलॉट किए थे, और उसके बाद भी बजट रिड्यूस कर दिया था 400 करोड़। और इसरो ने मिशन मंगल जो कंप्लीट किया, जिसकी बात ये मोदी जी कर रहे हैं, 7 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से वो 400 करोड़ में पूरा कर दिया। सबसे सस्ता
काम करके मंगल तक पहुंचा दिया यान को, और उस प्रोजेक्ट का नाम था MOM मॉम, है कि नहीं बात, मार्स ऑर्बिट मिशन, राइट। तो ये मॉम प्रोजेक्ट उन्होंने पूरा किया सिर्फ 400 करोड़ में। तो भाई सबसे बेस्ट एग्जांपल यही तो एफिशिएंसी है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मिनिमम कॉस्ट में एफिशिएंसी, यानी मिनिमम कॉस्ट में एफिशिएंसी, सी पे स्ट्रेस कॉस्ट, अपना काम पूरा कर लेना, ठीक है। इसे बोलते हैं इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, टाइम पे और कॉस्ट में काम पूरा कर देना। तो देखो यही बात, ये लिखी बात नोट्स में, इसलिए मैनेजमेंट हमारे लिए जरूरी है। एम ऑफ द मैनेजमेंट इज टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। इसरो ने जो किया, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो आपको यही एग्जाम्पल लाइव, बिल्कुल जो मैंने तुम्हें दिखाया, यही एग्जाम्पल आपको एग्जाम में लिख के आना है एफिशिएंसी का, कि जब इस पे अगर क्वेश्चन आएगा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पे, तो उसे मैं प्रेजेंट कैसे करूंगा, ठीक है। तो उसकी पहली कार्टून प्रेजेंटेशन देखो ये, राइट। CEO देखो क्या बोल रहा है, CEO बोल रहा है व्हाट इज कस्टमर नीड, कस्टमर चाहता क्या है भाई। तो सेल्स मैनेजर क्या बोल रहा है, सर दे नीड क्वालिटी एंड बेटर टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्ट। तो इसका मतलब सोसाइटिकल डेवलपमेंट, ठीक है। सोसाइटी में तो लिखा था बेटर टेक्नोलॉजी दें, राइट, और क्वालिटी क्रिएटिव गुड्स दें, सुना की बात। तो ये आप पॉज करके नोट करेंगे, ठीक है। अगला कार्टून प्रेजेंटेशन आती है इंपॉर्टेंस में, ये धीरे धीरे आप खुद ही कार्टून बनाने सीख जाओगे एग्जाम में खुद, इस बात की गारंटी है। जो हम डेली इस तरह की प्रेजेंटेशन करेंगे। अब दो क्या लिखा है, ये हमारा मैनेजर है, मैनेजर साहब देखो क्या बोल रहे हैं, मैम वी हैव टू शिफ्ट ऑन ऑनलाइन सिस्टम। कि जैसे जैसे आप जो पढ़ रहे हो वो किसी कोचिंग में जाके नहीं पढ़ रहे, कि आपको जाना पड़ेगा कोचिंग में, फिर वहाँ बैठोगे फिर पढ़ोगे, ठीक। कैसे पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो ना। तो ऑनलाइन पढ़ने का क्या फ़ायदा है, आने जाने की कॉस्ट बची, फिर पेट्रोल डलवा के अगर आप जाओगे बाइक से कार से तो उसकी कॉस्टिंग बची नहीं बची, ठीक है। साथ साथ टाइम भी बचा, आने जाने का जो टाइम है वो भी सेव हुआ, राइट। क्यों सेव हुआ, टेक्नोलॉजी की वजह से। तो टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट होने से क्या हुआ, घर बैठकर ही आप तसल्ली से रात में शांति में, है ना, कभी भी जब आपका मन करा आप पढ़ सकते हैं विद क्वालिटी विजुअल प्रेजेंटेशन के साथ। तो यही वो कह रहा है कि जैसे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो कि सर हमें ऑनलाइन चले जाना चाहिए मैम, जैसे हमारे ऑर्डर भी ऑनलाइन आने चाहिए, हमें पेमेंट भी ऑनलाइन ले लेनी चाहिए, सब कुछ हमें ऑनलाइन शिफ्ट कर देना चाहिए। तो मैम क्या बोल रही हूँ कि CEO वो बोल रही है यू आर राइट, यू आर राइट। तो मैनेजमेंट इज डायनामिक, डायनामिक तो है कि उसने ऑनलाइन सिस्टम अडॉप्ट कर लिया। सिंपल प्रेजेंटेशन। अगली देखो क्या लिखी है प्रेजेंटेशन, मैनेजर क्या बोल रहा है, सर इन कंपनी वी हैव वर्कर्स, हमारे पास बहुत सारे वर्कर हैं, तमिलनाडु से, बिहार से, यूपी से, गुजरात से, केरल से, है ना, बंगाल से, राइट। तो मैनेजर क्या बोल रहा है, यस उनसे बोलो टेल देम टू रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेट ईच अदर, है ना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और एक दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट दें और एक दूसरे से मिल के काम करें। तो ये क्या बताता है हमें, मैनेजमेंट ब्रिंग्स हारमोनी इन द वर्क, कि मैनेजमेंट हारमोनी लेके आता है, ठीक है। तो कार्टून प्रेजेंटेशन भी हो गई, ध्यान से देखें, मानी और मानो, क्वेश्चन करें कि नहीं करें ना। तो देखो एम्प्लॉय हैप्पी हैं और कोई केओस नहीं है। अगर आपने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट बहुत गहराई से पढ़ लिया ना तो जिंदगी भर आप याद रखेंगे कि एम्प्लॉय हैप्पी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैनेजमेंट इनटेंजिबल है, क्योंकि इनटेंजिबल दर्द दिल है ना, दिखता नहीं है, ठीक है ना, जो गाना तुमने सुनी लिया है, राइट। तो जो इंटेंजिबल चीज़ें होती हैं, दिल की बातें होती हैं, वो चेहरे से दिखती नहीं, वो दिल में रहती हैं। तो जो चेहरे से वो खुश नज़र आ रहे हैं, अंतरात्मा से खुश नज़र आ रहे हैं और कोई गड़बड़ी नहीं है, तो इसका मतलब इंटेंजिबल। हाँ सर ये बात हमें याद आ गई, समझ में भी आ गई, ठीक है। अगला मैनेजमेंट प्रिंसिपल हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन पे लगता है, समझ जाओ तो क्या होगा, मैनेजमेंट इज परवेसिव, यानी हर जगह, ठीक है ना। कुन फाया कुन, याद आ गया ना, जब कहीं पे कुछ नहीं था तो हर जगह था, यानी कि वो हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर लगता है। इन 1991 आपको पता है 1991 में नोकिया ने पहले मोबाइल कॉल की थी, ठीक है। तो 1991 में नोकिया वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसने वायरलेस कॉल की थी पहली मोबाइल से। 2003 में
नोकिया को माइक्रोसॉफ्ट ने टेक ओवर कर लिया। यानी नोकिया कंपनी जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी इस फील्ड में और सबसे रेप्यूटेड, यानी कि अगर मोबाइल लेना था नोकिया के लेना, नोकिया ब्रांड इमेज हुआ करता था, वो एकदम से बंद होकर माइक्रोसॉफ्ट को सरेंडर कर दिया। इसका मतलब नोकिया को किस चीज़ की कमी है? नोकिया डायनामिक नहीं था, नोकिया वॉज लैकिंग डायनामिक। ठीक है, अब देखो अगला क्या लिखा है, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल बाय चांस बट बाय द फॉलोइंग डेलिब्रेट प्रोसेस आइडेंटिफाई द प्रोसेस। वो प्रोसेस आपको बताना है। ठीक है, ये एमसीक्यू में नहीं, फिल इन द ब्लैंक में आएगा। तो दैट प्रोसेस इज, क्या है वो प्रोसेस? सर इसमें थोड़ी गड़बड़ सी समझ नहीं आया था, ये थोड़ी गड़बड़ था नलायक। वो प्रोसेस है मैनेजमेंट। समझ में आई ना बात? और मज़ेदार बात यह है कि ये तुम्हारा 2019 के सैंपल पेपर में पूछा गया था सवाल, और बोर्ड में भी कभी भी आ सकता है। तो दैट प्रोसेस इज मैनेजमेंट। 1988 कोडेक ने पहला कैमरा बनाया, राइट। डिजिटल कैमरा भी कोडेक ने जन्म दिया, लेकिन 2012 में कोडेक कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, खत्म हो गई। तो बताओ किस चीज़ की कमी थी? व्हाट कोडेक वाज लैकिंग? सर कोडेक वाज लैकिंग डायनामिक। ठीक है, कभी कभार जब क्वेश्चन आपको समझ में ना आए ना, तो बताओ उसे कैसे किया करो। ये सोचा करो, हर एक पॉइंट को सोचा करो उसको लेकर। जैसे कोडेक 2012 में फेल हो गई, तो क्या गोल ओरिएंटेड हुई? गोल तो अचीव ही नहीं हुआ, जो कंपनी बंद हो गई। क्या इफेक्टिव और एफिशिएंसी है? बताना। इफेक्टिव, अच्छे से यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, एफिशिएंसी, टाइम पे, टाइम के रिसोर्सेज की ऐसी कोई बात नहीं करी। ऑल ऑफ द ऑप्शन में आएगा ही नहीं। ठीक है ना, तो क्या होगा? डायनामिक। तो दूसरे एंगल से भी सोचा करो। फिर सबसे प्यारा, सबसे न्यारा है ना, मैकडी एडेड मैक आलू टिक्की बर्गर टू अट्रैक्ट द इंडियन कस्टमर। आइडेंटिफाई एंड डिस्कस, अगर ये आएगा तो 3 नंबर में आएगा आइडेंटिफाई और डिस्कस। तो आइडेंटिफाई तो तुम कर ही दोगे, मैकडी क्या था? डायनामिक था, और इस पॉइंट को आप डिस्कस भी करेंगे। तो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैंने आपको केस स्टडीज दी थी, याद आ रहा है? हाँ सर याद आया, केस स्टडी दी थी मैंने आपको इसमें। केस स्टडी 9, राइट, केस स्टडी 21 जो हमने बहुत मज़ेदार तरीके से पढ़ी थी। ठीक है, ये पूरी केस स्टडी, राइट। एग्जाम में मैं कैसे लिखूंगा? एग्जाम की प्रेजेंटेशन देखो, यहाँ तो ऐसे लिखा है, लेकिन एग्जाम में मैं ऐसे प्रेजेंट करूंगा, लिखूंगा क्वेश्चन या सॉल्यूशन 9। ठीक है, फिर हेडिंग डालूंगा अबव केस स्टडी रिप्रेजेंट द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। आप पूरी, ठीक है, ढंग से इसको लाइन को लिखेंगे। फिर स्केल से लाइन खींचेंगे, राइट। तो मैं तो ऐसे खींचता हूँ, एग्जाम में स्केल से लाइन खींचेंगे, टेबल फॉर्म में आंसर देंगे। यहां लिखेंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, और यहां लिखेंगे लाइन, इधर लाइन कोटेड। ठीक है, समझ गए ना बात? फिर पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 इस तरीके से आपको सबको प्रेजेंट करना है। तो बेस्ट प्रेजेंटेशन एग्जाम की यही है। ठीक है, समझ ना बात? तो इस प्रेजेंटेशन से एग्जाम में लिख के आओगे, कार्टून प्रेजेंटेशन बना के आओगे, तो पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। तो चलिए, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो मिलता हूं मैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक और एक नई कहानी के साथ, राइट, एक नए सीक्रेट कोड के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और उम्मीद इस बात की लगाइए कि हमें इस बार लाने हैं 100 में से 100